गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हमारी जो अभी चर्चा चल रही है पिछले एक दो मुलाकातों से, आपके बीआरबीएल में जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन पर हमारी बातचीत हो रही है। मैंने पीछे भी आपको इनके कारण बताए थे। इसका कारण यह है कि अभी जो आपका पेपर बीता है जून 2025 में, जो आपका पेपर 28 जून 2025 को था बीआरबीएल का, उसमें केस पूछा गया था। मोहरी बीबी और धर्मोदास का केस था। 1903 का ये केस है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित ये केस है और वही पूछा गया था कि किस एक्ट से संबंधित या किस मामले से संबंधित ये केस है। क्योंकि केस लॉस पूछे जाते नहीं है लेकिन इस बार पूछा गया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं वो डिस्कस कर लिए जाएं। अभी तक हम लोगों ने जो बातचीत की है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर हमारी मोहरी बीबी वाले केस पर चर्चा हो चुकी है। आप वो क्लास देख सकते हैं। अब जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो पीएमएलए एक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर भी एक केस लॉ पढ़ा है। प्रफुल्ल कुमार मोहंती और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का वो केस था, उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। वो इंडेमनिटी से संबंधित केस था। दूसरा, इसके पहले जो हम लोगों ने केस पढ़ा वो पीएमएलए एक्ट से संबंधित था। अभी पिछली मुलाकात में हम लोगों ने पढ़ा गैलेक्सी इंपैक्स का केस, हम लोगों ने पिछली मुलाकात में देखा। रोज वैली का केस पिछली मुलाकात में देखा। आज जो दो केसेस आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं वो भी पीएमएलए अधिनियम का ही है। पीएमएलए अधिनियम में दो केस जो आज हम देखेंगे, एक देखेंगे आपका ड्रग रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 2017 में कन्विक्ट किया गया था इस केस में, और ये ऐसा केस है भैया जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा ड्रग रिलेटेड मामला। जब हम सेक्शन 4 की बात करते हैं पीएमएलए अधिनियम 2002 के अंतर्गत, तो वहां पर आपको ऑफेंसेस देखने, सॉरी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। तो उससे ये संबंधित केस है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग आज अभी देखने वाले हैं। अब्दुल्ला जी का ये केस है, इसको हम लोग देखेंगे। और दूसरा है हरिनारायण मनी लॉन्ड्रिंग केस है। ये झारखंड के मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं हरिनारायण राय साहब। इनका एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इन केसेस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इत्मीनान से आप थोड़ी एकाग्रता के साथ इन केसेस को सुन लें, थोड़ा अमाउंट वगैरह को सुन लें, और किस मामले से संबंधित ये केस है ये आप ध्यान दे दीजिए, तो आपका ये काम हो जाएगा। तो ये दोनों ही केस पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। पीएमएलए एक्ट में कुछ विशेष बातें आपको यहां पर ध्यान से समझना है भैया, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अगर हम पीएमएलए एक्ट की बात करें तो इसका जो सेक्शन 4 है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पीएमएलए एक्ट के ना। पीएमएलए एक्ट 2002 में अगर हम चर्चा करें तो इसका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 वो चर्चा करता है ऑफेंसेस की। ये सेक्शन भी याद कर लीजिएगा भैया, क्योंकि सेक्शन इसमें पूछा जा सकता है। ऑफेंसेस की बात करता है कि पीएमएलए एक्ट में ऑफेंस किसको माना जाएगा। और जो सेक्शन 4 है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 जो है ये पनिशमेंट की बात करता है कि अगर आप पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ऑफेंसेस करते हुए पाए गए या उसमें दोषी पाए गए तो पनिशमेंट क्या होगी। अब इसकी पनिशमेंट को आपको ध्यान रखना है। पीएमएलए अधिनियम में पनिशमेंट, बहुत इत्मीनान से एक बात को समझिएगा, पीएमएलए एक्ट में जो पनिशमेंट है उसमें रिगरस इंप्रिजमेंट भी है यानी जेल भी है और फाइन भी है। ठीक हो गई जितनी बात, दोनों एक साथ भी लग सकता है, तो दोनों की व्यवस्था है। फाइन, मॉनेटरी पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है और जेल तो है। अब अगर हम इंप्रिजमेंट की बात करें, जेल की बात करें, तो मिनिमम और मैक्सिमम याद रखिएगा। मिनिमम 3 साल की जेल है। अगर कोई ऑफेंस में दोषी पाया जाता है, ऐसा ऑफेंस करता हुआ पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो कन्विक्ट किया जा सकता है उसे मिनिमम 3 साल की जेल के लिए, और रिगरस इंप्रिजमेंट है, सश्रम कारावास जिसको हिंदी में कहते हैं, और मैक्सिमम है 7 साल की जेल। ठीक हो गई, तो मिनिमम 3 साल की जेल, मैक्सिमम 7 साल की जेल, और मॉनेटरी पेनल्टी भी इसके ऊपर आप पर डाला जा सकता है। अब एक केस ऐसा है जहां पर ये मैक्सिमम जो इंप्रिजमेंट है वो 7 साल की बजाय 10 साल हो जाएगा। अगर आप इसी एक्ट के पीएमएलए अधिनियम के कोई भी व्यक्ति, आपका मतलब है कोई भी व्यक्ति, अगर पीएमएलए अधिनियम में इसके शेड्यूल ए के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत, जो कि नारकोटिक ड्रग्स और इन सबसे संबंधित है, अगर कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो ये जेल मैक्सिमम 7 साल की बजाय 10 साल की हो जाएगी। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत मैक्सिमम इंप्रिजमेंट कितने का है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? मिनिमम तो 3 साल दोनों ही केस में, लेकिन मैक्सिमम एक 7 है, एक 10 है। जब तक आपके क्वेश्चन में पैराग्राफ 2 की चर्चा नहीं की गई है, क्लियर है, तब तक आपका आंसर मैक्सिमम 7 साल ही जेल का बनेगा। केवल पैराग्राफ 2 के केस में ही ये जेल 7 साल के बजाय मैक्सिमम 10 साल की हो जाती है। अगर सामान्य तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत जो इंप्रिजमेंट है वो मिनिमम मैक्सिमम कितना है, तो आपका हमेशा आंसर बनेगा मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल। जब तक क्वेश्चन में पैराग्राफ 2 की चर्चा नहीं की गई है तब तक आपका आंसर 7 साल बनेगा। और पैराग्राफ 2 आ गया तो नार्कोटिक ड्रग्स और इन सबसे संबंधित है, साइकोट्रोपिक ड्रग और नार्कोटिक ड्रग्स इन सबसे संबंधित है, तो फिर आपका जो इंप्रिजमेंट है वो 7 ईयर से बढ़कर मैक्सिमम 10 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, अब जो आपका पहला केस है ये वही केस है जो नार्कोटिक ड्रग्स और इन सबसे संबंधित है, इसलिए इसमें व्यक्ति है जो दोषी है उसको 8 साल का रिगरस इंप्रिजमेंट और मॉनेटरी पेनल्टी दोनों दी गई थी। अब इन व्यक्ति का क्या नाम है, ध्यान से समझिएगा। अलाउद्दीन, अब्दुल्ला कह रहे हैं, अलाउद्दीन शेख नाम का एक व्यक्ति है भैया।
अब ये क्या करता था, ये कंजप्शन भी करता था नारकोटिक ड्रग्स वाले, मतलब जो ओपीएम है, अफीम वगैरह का कंजप्शन भी करता था और उसका ट्रेड भी करता था इलीगल तरीके से। क्लियर है। इनको कन्विक्ट किया गया है 2017 में, अलाउद्दीन शेख साहब को। और ये मामला वैसे इनका पहले से चल रहा था, 2017 में तो इनको कन्विक्ट किया गया है। ये पहली बार जब ईडी इसमें अपनी चार्जशीट फाइल करता है तो 2016 में चार्जशीट फाइल करता है। ये मैटर 2011 में उसके पास आया, लेकिन 2017 मार्च में उसको कन्विक्ट किया गया था। दिक्कत क्या थी अलाउद्दीन शेख साहब के साथ कि अलाउद्दीन शेख साहब खुद भी कंजप्शन करते थे ऐसे ड्रग्स का, ओपीएम वगैरह का, और इसे वो इलीगल तरीके से ट्रेड भी करते थे। इसलिए अब चूंकि ये पैसा इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया पैसा है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत ये पैसा आया, इनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया था, इन पर मॉनेटरी पेनल्टी भी इंपोज की गई थी और 8 साल का रिगरस इंप्रिजमेंट लगा था। 8 साल का क्यों लगा था? क्योंकि ये नारकोटिक ड्रग्स से संबंधित मामला आ जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन शेख साहब का मामला, इस पूरे मामले को पढ़ लेते हैं। स्पेशल कोर्ट थी सीबीआई की, उन्होंने इनको कन्विक्ट किया था अलाउद्दीन शेख इन अ ड्रग केस, सेंटेंसिंग हिम टू 8 years ऑफ रिगरस इंप्रिजमेंट एंड फाइन ऑफ 2 लाख। 2 लाख रुपए का फाइन भी था और 8 साल रुपए का, 8 साल रुपए का कह रहा हूं, 8 साल का, 8 years का रिगरस इंप्रिजमेंट भी इनको दिया गया था। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी हैड सीज्ड, लगभग आप देखेंगे 4 किलो के आसपास अफीम, 3.950 मतलब 3 किलो 950 ग्राम, तो मोटे मोटे तौर पर लगभग 4 किलोग्राम अफीम इनके पास से मिला था। रेजिडेंस से तो जो मिला वो मिला, रेजिडेंस से तो किलो में और ज्यादा मिला था, लेकिन इनके पास से 4 किलो के आसपास अफीम मिली थी, है ना। 3.950 kg ऑफ ओपियम फॉर हिज पोजेशन एंड 25.450 लगभग 25.5 किलो के आसपास ओपियम और लगभग 550 किलो के आसपास पॉपी हस्क इनके रेजिडेंस से मिला था। क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे तो 4 किलो के आसपास तो अफीम इनके पास से मिला, और अगर इनके रेजिडेंस की देखेंगे तो लगभग 2500 किलोग्राम के आसपास ओपियम, 550 किलोग्राम यानी 550 किलोग्राम इनके पास पॉपी हस्क मिला हुआ था इनके रेजिडेंस पे। ही हैड ट्रेडेड इन ओपीएम ऑन रेगुलर बेसिस, ओपीएम ये बेचते भी थे। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैड फाइल्ड एन इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन द मैटर इन 2011, 2011 में इनके ऊपर पहली बार ये केस दर्ज किया गया था। चार्जशीट फाइल की थी ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 में, और 2017 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया था। ठीक है, जिसमें 8 साल की जेल, 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी इन पर डाली गई थी, और इनकी जो प्रॉपर्टी उसको अटैच किया गया था। प्रॉपर्टी में क्या अटैच किया गया था? लगभग 152 डेसिमल इनके पास लैंड थी, जिसकी कीमत उस समय लगभग 30 लाख रुपए थी, उसको अटैच भी किया गया था। ये उस समय तक का हाईएस्ट पेनल्टी इंपोज किया गया था किसी व्यक्ति पे मॉनेटरी पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत। तो ये आपका पहला केस है भैया, जो अलाउद्दीन शेख साहब का केस है। सवाल यहां पर क्या क्या बन सकता है? हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि अलाउद्दीन शेख का जो केस है वो किससे संबंधित है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग में कौन से सेक्शन के अंतर्गत इनको पनिशमेंट मिली है, तो सेक्शन 4 के अंतर्गत इनको पनिशमेंट दी गई है। ये एक मामला, सेक्शन 4 के अंतर्गत क्या है, इनको पनिशमेंट दी गई है। ये एक पूछा जा सकता है मामला। कितने साल की जो है इनको इंप्रिजमेंट हुआ था, तो 8 साल का हुआ था। मॉनेटरी पेनल्टी कितनी है? 2 लाख रुपए की। तो अगर क्वेश्चन कठिन बना तो मॉनेटरी पेनल्टी वगैरह पूछी जाएगी, अदरवाइज केस ही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा केस पीएमएलए एक्ट से संबंधित है, या ये वाला केस कौन से एक्ट से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है भैया, वो झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके एक व्यक्ति का है, जिनका नाम है मिस्टर हरि नारायण राय साहब। क्लियर है। हरि नारायण राय साहब, क्या था इनका केस, इनको देख लेते हैं। देखिए आप लोग, अमूमन हम अपने जीवन में सुनते भी रहते हैं कि जो राजनीतिक पदों पर होते हैं वो अपने इस पॉलिटिकल डेजिग्नेशंस का, राजनीतिक पदों का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, है ना। बहुत पैसा कमाया जाता है इलीगल तरीके से, उससे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। राजनेताओं के साथ इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं राजनीति में, और ये वैसा ही कुछ आरोप है। ठीक है। हरि नारायण साहब झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं, और बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज इनको मिली है, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे तो बड़ी मिनिस्ट्रीज थे इनके पास, है ना। चीफ मिनिस्टर्स के बड़ी बेहद करीबी भी माने जाते थे। तो रूरल वर्क डिपार्टमेंट इनके पास रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट इनके पास रहा है। क्लियर है। तो 2005 से लेकर 2008 तक एक लंबे समय तक इन्होंने खूब सारा पैसा इसमें कमाया है। और इनका जो कन्विक्शन हुआ था वो जनवरी 2017 में हुआ था। पीएमएलए एक्ट में ये पहला कन्विक्शन था, 2017 जनवरी में किया गया था। इसके पहले वाला मार्च 2017 में, दोनों 2017 में, लेकिन वो मार्च में, ये जनवरी में ही हुआ था। तो हरि नारायण साहब क्या है भैया, इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो इस मामले का था कि हरि नारायण राय साहब ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, चूंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो हरि नारायण साहब, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, इन सबके, मधु कोड़ा के तो ये जो है आपके क्या नाम है, उनके कुलीग उन्हीं के कैबिनेट उसमें थे। और इसके अलावा जो है आपके
अर्जुन मुंडा साहब के उसमें भी कैबिनेट में भी रह चुके हैं। तो इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारा पैसा कमाया। क्लियर है? अभी हम अमाउंट की भी चर्चा करेंगे। इनको 7 साल की सजा हुई थी, जो 7 साल मैक्सिमम जेल की बात हुई है, 7 साल की सजा इनको दी गई थी। इनके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी भी पड़ा था, मुझे जहां तक मॉनेटरी पेनल्टी याद आ रहा है 5 लाख रुपए की शायद मॉनेटरी पेनल्टी इनके ऊपर डाली गई थी। ना देने पर जेल 18 महीने और बढ़ाई जाएगी, ऐसा भी कहा गया था। ठीक है, तो अपने पद पर रहते हुए इन्होंने खूब सारा पैसा कमाया भैया, और उससे इन्होंने कई सारी अपने रिश्तेदारों के नाम पर कंपनीज खड़ी की, फर्म खड़ा किया इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर, अपने साले के नाम पर, इन सब नामों से इन्होंने कई सारे फर्म जो है वासुकी देवी करके एक डेयरी फर्म खोला, कुछ कंस्ट्रक्शन फर्म ओपन किए अपने पत्नी साले इन सब के नामों पर, इन्होंने ऐसी सारी कंपनीज एस्टैब्लिश की और उन्हीं कंपनीज के थ्रू ये अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते थे। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट किया गया जनवरी 2017 के अंदर। स्पेशल कोर्ट झारखंड का था, रांची का स्पेशल कोर्ट जो था उसी ने इनको कन्विक्ट किया और 7 साल की रिगरस इंप्रिजमेंट दिया गया। तो पद का दुरुपयोग रहते हुए इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, पद का दुरुपयोग करते हुए, और इन्होंने क्या किया, उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में इन अपनी जो कंपनीज इन्होंने स्टैब्लिश की उसके माध्यम से ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया। देखिए, इन जनवरी 2017 द फर्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग कन्विक्शन टुक प्लेस व्हेन अ स्पेशल कोर्ट ऑफ रांची, क्लियर है, कन्विक्टेड फॉर्मर झारखंड मिनिस्टर श्री हरि नारायण राय, सेंटेंसिंग हिम 7 years रिगरस इंप्रिजमेंट और 5 लाख रुपए का फाइन। चलिए, याद था मुझे ये 5 लाख रुपए का फाइन इनको देना पड़ेगा। यदि ये फाइन पे नहीं करते हैं तो जो रिगरस इंप्रिजमेंट है वो अतिरिक्त 18 महीने और बढ़ा दी जाएगी। श्री राय फॉर्मर स्टेट चीफ मिनिस्टर मधु कोडास कैबिनेट कलीग, मधु कोडा के कैबिनेट कलीग थे ये। इनको कन्विक्ट किया गया था, जो इन्होंने टर्नओवर किया था ब्लैक मनी का वो कितने का किया था, 3.72 करोड़ रुपीस का। ही वॉज होल्डिंग द पोर्टफोलियो लाइक टूरिज्म डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके पास थे, रूरल वर्क्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके पास था, और ये कैबिनेट मिनिस्टर थे। अगर और चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो जैसे अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, इन सबके मंत्रालय में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 2005 से लेकर 2008 के बीच में इन्होंने ये इलीगल इनकम अर्न की, उसकी लॉन्ड्रिंग की और उसका मिस एप्रोप्रिएशन, गलत तरीके से उसका खर्चा किया, पब्लिक पैसे को अपने यूज में लिया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत ही आ जाता है। कैसे किया इन्होंने, थ्रू परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ वेरियस एसेट एंड यूजिंग द सेम फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। बहुत सारे एसेट्स परचेज किए गए, पर्सनल बेनिफिट में उस पैसे का उपयोग किया गया। कैसे, ही एस्टैब्लिश अ कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द नेम मिस महामाया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन की जिसका नाम था महामाया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अपनी वाइफ सुशीला देवी और उनके और अदर्स के नाम पर। दूसरी इन्होंने फिर एक का जो है कंपनी स्टैब्लिश की, मां गौरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये उनके अपने ब्रदर के नाम पर, ऑन हिज ब्रदर संजय के राय और अदर्स के नाम पर इन्होंने स्टैब्लिश किया। फिर एक बाबा वासुकी देवी डेयरी फर्म इन्होंने जो है स्टैब्लिश किया, ये अपनी वाइफ और उनके ब्रदर्स के नाम पर किया गया था। ही लॉन्डर्ड ह्यूज मनी इन द नेम ऑफ द सेट कंपनीज फर्म्स एंड प्रोजेक्टेड देम एज अनटेन्ड मनी। द स्कैम वाज unearthed in September 2009 and several arrests were made and arrests worth hundreds of crores were attached, है ना। और जो प्रॉपर्टी थी, असेट्स थे, वो 100 ऑफ करोड़ की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया था, चूंकि इनके साथ कई सारे लोग। तो ये देख रहे हैं आप, कंपनीज जो है कई सारी बनाई गई, पत्नी के नाम पर, साले के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, और इन्हीं कंपनीज में इन पैसे का उपयोग किया गया। इसी कंपनी से इस पैसे को ब्लैक मनी में, व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया और दुरुपयोग किया गया है पब्लिक मनी का। तो हरि नारायण राय साहब का केस बहुत प्रसिद्ध केस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए। तो 2 केसेस आज हम लोगों ने पढ़े भैया। अब इससे क्या सवाल बन सकता है, जो पहला केस था वो अलाउद्दीन साहब का केस था, ड्रग रिलेटेड केस है, इसलिए इनको 8 साल की जेल हुई, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 10 साल तक की जेल हो सकती है। और दूसरा, झारखंड के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स रहे हैं, हरि नारायण राय साहब का केस है। ठीक है, तो 2009 में ये मामला पहली बार आया, 2017 में इनको कन्विक्ट किया गया, 2005 से लेकर 2008 तक इन्होंने ये पैसा कमाया, 2009 में ही मामला पकड़ा गया। ठीक है जी। तो बिहार के, अब तो बिहार में रहे नहीं, झारखंड बिहार से अलग हो चुका है। 2000 में जो 3 स्टेट बने थे उनमें से एक झारखंड भी था। ठीक है जी। तो ये जो है मामले आपको देखने होंगे। तो 4 केसेस हम लोगों ने अभी तक पीएमएल एक्ट के अंतर्गत पढ़ा है। एक आपका पढ़ा है रोज वैली का केस, है ना, जिसमें जो है फेक कंपनीज नाम से कई सारी पॉन्जी स्कीम्स लाके डिबेंचर्स इशू किए गए और उनसे फंड रेज किया गया था पब्लिक से। दूसरा आप लोगों ने इंपैक्स गैलेक्सी का केस पढ़ा हुआ था, ठीक है, जिसमें एक चेन्नई बेस्ड इंपोर्टर था जिसने चेन्नई के एक बैंक में अकाउंट ओपन करके इंपोर्ट करता था, जिसमें कोई ओरिजिनल कंपनी नहीं थी, ना ही कोई वस्तु इंपोर्ट की जाती थी, और जो है फ्रॉजरी की जाती थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वहां से फंड रेज किया गया। तीसरा
केस हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो अलाउद्दीन शेख साहब का केस है, जो ड्रग उसमें पकड़े गए है ना। तो अलाउद्दीन मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए और चूंकि ड्रग से रिलेटेड था इसलिए 8 साल की सजा है, उस समय का सबसे ज्यादा पेनल्टी। फिर उसके बाद हरिनारायण राय साहब का हम लोग देखते हैं, ये झारखंड के मंत्री थे। तो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत, तो ध्यान से समझिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत सीरियस क्राइम माना जाता है, ठीक है, और इसमें निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। जिनको हुआ दुरुस्त हुआ, निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। अगर कन्विक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है, इससे अकाउंटेबिलिटी तय होगी समाज के अंदर, इन पर हम लगाम लगा सकते हैं। लाया ही गया था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को प्रिवेंशन करने के लिए, रोकने के लिए। तो 4 केसेस हम लोगों ने पढ़े, जो 4 केसेस आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब आपसे एक निवेदन है कि गूगल पर और बहुत ज्यादा केसेस आप मत पढ़िएगा, क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं पीएमएलए एक्ट के, क्लियर है, लेकिन आपको सारे केस नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपसे पूछा बस उतना ही जाएगा जितना आपके सिलेबस में आपके 4 केस है। रोज वैली एम्पैक्स गैलेक्सी केस है, और आपका क्या नाम है, ये अलाउद्दीन शेख का केस है, हरिनारायण का केस है। तो ये 4 केसेस आपको देखने हैं, सारों के पीएमएलए एक्ट से है। दूसरा भैया सेक्शन 3 जो ऑफेंसेस की बात करता है, सेक्शन 4 जो पनिशमेंट की बात करता है, वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में पूछा जा सकता है। दूसरा पीएमएलए एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत हमें रिकॉर्ड, बैंकों को कितने दिन तक रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है ना। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आपके पास कम से कम 5 साल तक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना जरूरी होता है। पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत केवाईसी की गाइडलाइंस भी आपके लिए आती है। तो पीएमएलए अधिनियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और आपके सिलेबस में अगर आप थ्योरी के हमारी क्लासेस में रहोगे तो थ्योरी में इसको हम लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। ये 4 केसेस हम लोगों ने पढ़ लिया, हरिनारायण जी का भी पूरा केस हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है जी, इतनी बात। तो अब आते हैं अपने कुछ बैचेस के विषय में, मैं आपको बता देता हूं। आपके लिए सीआईबी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 2 सितंबर से। 22 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन जाना है, लेट फी एडिशनल फीस के साथ भैया, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। इस प्रोसेस को कंप्लीट करके प्रिपरेशन को आप अपने शुरू करिए। आप हमारे साथ महापैक्स में जुड़ सकते हैं। महापैक आपके लिए 3 वैलिडिटी में, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें आपको हमारे सारे रनिंग बैचेस, 20 से ज्यादा बैचेस का एक्सेस मिलता है सिंगल सब्सक्रिप्शन में। जितने अपकमिंग पेड बैचेस होंगे उन सबका एक्सेस मिलेगा। प्लस आपको इसमें इलेक्टिव पेपर अलग से नहीं लेना पड़ता है, आपको इलेक्टिव पेपर्स की क्लासेस इसमें एडेड मिलेंगी, आपको कुछ भी उसमें अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम जो नए बैचेस की बात करें, जो अभी इंडिविजुअल नए बैचेस आए हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बैच आपके लिए वो रीलोडेड सीआईबी एमसीक्यू बैच है। इसमें जो क्लासेस है भैया वो 9 सितंबर से शुरू है। अभी इसमें आपके लिए एडमिशन ओपन है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रीलोडेड सीआईबी बैच की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी, फाउंडेशन और एमसीक्यू दोनों। मतलब एक ही बैच में आपको थ्योरी की भी सारी क्लास मिलेंगी, प्लस एमसीक्यू की भी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। इसलिए बैच सबसे महत्वपूर्ण बैच है, केवल 2499 में। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैच इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दूसरा जो केवल एमसीक्यू का बैच है वो सीआईबी एमसीक्यू बैच है। इसकी भी क्लासेस आपकी 9 सितंबर से शुरू हो रही है। इसमें भी क्लासेस 9 सितंबर से आपकी शुरू हो रही 2025 से। ये केवल एमसीक्यू बैच, अगर आप महापैक लेते हो तो ये बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिलेगा। क्लियर? इसलिए महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन है। और दूसरी बात ये है, देखिए सीआईबी का अगर आप महापैक लेंगे, वैसे तो वो 3 वैलिडिटी में, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेहतरीन उसका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 1 ईयर का बैच है, क्योंकि सीआईबी में सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है ना, पेपर ज्यादा है, एक एडिशनल पेपर आपको देना पड़ता है। आप में से अगर किसी का सिंगल सब्जेक्ट है, केवल एक ही सब्जेक्ट रुका हुआ है कंपलसरी पेपर में, तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी अवेल कर सकते हैं, केवल एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिर आपको पूरा बैच लेने की जरूरत नहीं। अगर एक सब्जेक्ट है तो एक ही सब्जेक्ट केवल परचेज कर सकते हैं आप। चारों ही कंपलसरी पेपर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, चारों मिल जाएंगे आपके पास। इलेक्टिव पेपर की हम बात करें तो हम 4 इलेक्टिव पेपर आपको उपलब्ध कराते हैं। एचआरएम है, सेंट्रल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग है। अगर आपके पास महापैक है तो ये इलेक्टिव पेपर आप अलग से मत लीजिएगा, महापैक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हाँ, अगर आप इसको अलग से लेना चाहते हैं, महापैक के अलावा कोई बैच आपके पास है, तो आप इसको अलग से लेना पड़ेगा आपको, आप इसको अलग से ले सकते हैं, प्राइस इसकी काफी कम है। या अगर आपका सिर्फ इलेक्टिव पेपर होगा तो आप इलेक्टिव पेपर भी सिर्फ परचेज कर सकते हैं। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपके सीआईबी पेपर में मैं सीआईबी एग्जाम में मैं 2 पेपर्स डील करता हूं, एक आपका 4th कंपलसरी पेपर बीआरबीएल और एक आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आप इलेक्टिव पेपर के रूप में देते हैं। उन दोनों पर मेरी आपसे बातचीत होती है। दोनों पर कोई भी सवाल आपके पास है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम को लेकर इन दोनों सब्जेक्ट्स पर कोई क्वेश्चन आपका, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर मिलती है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों, और अब मेरी आपसे मुलाकात होगी। अगली मुलाकात में हम कुछ और केसेस पर बातचीत करेंगे, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको मैंने पहले डिस्कस तो किया, लेकिन वो काफी पहले डिस्कस किया गया।
उसके बाद बहुत सारे हमारे नए विद्यार्थी हमसे जुड़े, नए बैंकर्स हमसे जुड़े, तो उनके लिए डिस्कशन दोबारा करना जरूरी है। तो मारदिया केमिकल्स सरफेसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से संबंधित है, मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का ये केस है, उस पर भी हमारी बातचीत वापस एक बार और होगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए भैया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। धन्यवाद।